चलिए तो हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5 की, और इस पे हमने बात कर लिया था ज्योतिबा फूले के बारे में, जो आपको वीडियो मिल गया होगा यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में। हम उनके बारे में थोड़ा सा बात किए थे, अबाउट ज्योतिबा फूले के बारे में थोड़ा सा बात किए थे। और इन्होंने इनका जो क्या कंसेप्ट था एजुकेशन को लेकर के, इन्होंने कब स्कूल एस्टेब्लिश किया उसके बारे में भी हमने बात कर लिया था। वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान वो क्या था बयान, उस बयान में जो प्रमुख बातें थी उस प्रमुख बातों को हमने बात कर लिया था। फिर हमने इनका जो शैक्षणिक दर्शन है उस शैक्षणिक दर्शन के बारे में हमने बात कर लिया था। अब हम इसके बारे में अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को हम डील कर लेंगे, ताकि कुछ अगर कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो तो वो कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है ना। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का। और अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आप तमाम क्वेश्चंस को आराम से समझ जाएंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो। पहला क्वेश्चन है, आइए हम बात करते हैं कि ज्योतिबा फूले हंटर आयोग को प्रस्तुत बयान का प्राथमिक बिंदु क्या था। जो उन्होंने जो हंटर आयोग को जो बयान दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट का प्राथमिक बिंदु क्या था, प्राइमरी फोकस क्या था उस स्टेटमेंट का। क्या वो प्राइमरी फोकस, क्या वो प्राथमिक बिंदु आर्थिक असमानताएं थी। बिल्कुल आर्थिक असमानताएं थी, लेकिन ये प्राथमिक बिंदु नहीं था। ये बात समझिए, आर्थिक असमानताएं थी लेकिन ये प्राथमिक बिंदु नहीं था। प्राथमिक बिंदु क्या था, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताएं। इन्होंने बात किया था एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चर इनइक्वालिटीज के बारे में बात किया था। तो ये था प्राथमिक बिंदु। राजनीतिक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता, इस पे भी ये भी नहीं था प्राथमिक बिंदु, लेकिन प्राथमिक बिंदु ये था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले हंटर आयोग की कार्रवाई किस वर्ष आयोजित की गई थी। ये जो कार्रवाई जो थी, ये जो था, जो कौन से विच ईयर्स, कौन से ईयर्स में ये कार्रवाई प्रोसीडिंग किया गया था। आपको अच्छे से मालूम है कि ये किया गया था 1882 में। ठीक है ना, 1882 में किया गया था। आइए आगे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ज्योतिबा फूले हंटर आयोग के बयान में किन क्षेत्रों में असमानता को प्रकाश डाला था, यानी कि किन क्षेत्रों में असमानताएं थी, जिस असमानताओं पर उन्होंने प्रकाश डाला था वो कौन सा क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था। क्या वो क्षेत्र शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक था। देखो, शैक्षिक था, आर्थिक था, राजनीतिक नहीं था, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, सामाजिक था, सांस्कृतिक था, धार्मिक नहीं था, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, बिल्कुल आर्थिक भी था, सामाजिक भी था और सांस्कृतिक, यानी कि इकोनॉमिकल असमानताएं थी, सोशल असमानताएं थी और कल्चरल असमानताएं थी, और साथ ही साथ शैक्षणिक असमानताएं भी थी, जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो शैक्षणिक असमानताएं भी थी, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। राजनीतिक असमानताएं नहीं थी, इसलिए ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, इंडियन इंडियन हिस्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में ज्योतिबा फूले हंटर आयोग का क्या महत्व है। जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है उस कॉन्टेक्स्ट में ज्योतिबा फूले हंटर आयोग का क्या महत्व है, ज्योतिबा फूले के हंटर आयोग का क्या महत्व है। ये भारत के में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक है, यानी कि इससे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी। बिल्कुल नहीं। ये जाति आधारित भेदभाव और असमानता की पहली आधिकारिक जांच थी। बिल्कुल, ये जो है इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो है भारत में जाति आधारित जो भेदभाव था, जो असमानताएं थी, उसकी आधिकारिक जांच यहां से शुरू हो गई। इसलिए ये इंपॉर्टेंट महत्व है। इससे पूरे देश में शैक्षिक सुधारों का लागू किया गया, ऐसा नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, इससे भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर कौन थे। ये विलियम विल्सन हंटर कौन थे और उन्होंने आयोग की कार्यवाही में क्या भूमिका निभाई थी। ये विलियम विल्सन हंटर कौन थे और इन्होंने आयोग की कार्यवाही में क्या भूमिका निभाई थी। पहला, कि एक ब्रिटिश शिक्षक जिन्होंने भारत में शैक्षिक सुधारकों की वकालत की। देखिए,
शैक्षिक सुधारों की वकालत इन्होंने नहीं किया था, ये नहीं किया था, इसलिए ये नहीं होगा। एक औपनिवेशिक, बिल्कुल ये एक कॉलोनियल थे, ये बात कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जिसने आयोग की अध्यक्षता, बिल्कुल आयोग को इन्होंने चेयर किया था, बिल्कुल आयोग जो कमीशन था उन्होंने चेयर किया था, इसलिए आंसर इसका तो यही होगा। एक भारतीय समाज सुधारक नहीं थे, एक पत्रकार भी ये नहीं थे, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 6 नंबर, पहचानी गई असमानता को दूर करने के लिए, जो असमानताएं पहचान जो आइडेंटिफाई की गई थी, जो असमानताएं पहचान ली गई थी, उसको दूर करने के लिए वक्तव्य में प्रस्तावित कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। यानी कौन सी सिफारिशें दी गई थी, मतलब जो जो असमानताएं उस समय पहचानी गई थी कि हाँ समाज में ये सब असमानताएं हैं, उसको दूर करने के लिए कौन सी सिफारिशें पेश की गई थी। पहला, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की नीतियां, बिल्कुल ये बात कही गई थी कि शैक्षणिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है, तो ये भी ये सही है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम, बिल्कुल जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए, उसके एम्पावर के लिए जो है वो प्रोग्राम चलाया जाए, ये बात बिल्कुल सही है। गरीबों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण का पहल, बिल्कुल जो सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव लिया जाए, सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव, ताकि क्या हो, पुअर का अपलिफ्टमेंट हो, गरीबों का उत्थान हो सके, तो ये भी सही होगा। तो इस तरह से ये डी नंबर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए 3 नंबर, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बात किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्योतिबा फुले हंटर आयोग के उद्देश्य को सटीक रूप से दर्शाता है। कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है जो ज्योतिबा फुले के हंटर आयोग के उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को सटीक तौर पर दर्शाता है। सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच करना, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच करने के बारे में उन्होंने बात नहीं किया था, इसलिए एक कैंसिल हो जाएगा। भारत में विभिन्न समुदायों की सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थितियों की जांच करना, बिल्कुल बिल्कुल भारत में जो विभिन्न समुदाय हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, उसके सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थितियों की जांच करने के बारे में बात की गई थी और यही इसका सटीक उद्देश्य था, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में असमानता के विरुद्ध संघर्ष में ज्योतिबा फुले हंटर आयोग ने कौन सी विरासत छोड़ी है। यानी जो उन्होंने, जो भारत में जो असमानताएं थी, उस असमानता के विरोध में जो उन्होंने संघर्ष किया था, तो इससे वो कौन सी विरासत भारत में छोड़ गए थे, क्या किस चीज का नींव भारत में पड़ा था इसके बाद। इससे भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों की नींव रखी गई, बिल्कुल। इससे क्या हुआ, यही आंसर होगा इसका। इससे क्या हुआ कि जो समाज में जो भेदभाव था उसके खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों की नींव यहां से रख दी गई। इसने कार्यकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के प्रेरित किया, ऐसी बात नहीं है, लड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया था, ये नहीं होगा। इससे सरकार द्वारा वित्त घोषित जाति आधारित छात्रवृत्ति की स्थापना, मतलब जाति आधारित छात्रवृत्ति की स्थापना, ठीक है, ये बात की बात है, ये भी नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ, ये भी नहीं है, धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन इस नहीं हुआ था, ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसने भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों की नींव रख दी थी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक एंड होता है, इस तरह से हमारा टॉपिक ये एंड होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसी अभी अभी यूनिट ये चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर हो सके, अगर मे भी हो सके तो यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा लाइक, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अगर कुछ सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।